Good morning, class. I hope you all are good at yoga. Today we are going to study chapter 4, Land of Ganga and Yamuna. In this chapter, we are going to study about some states and some places those come in the path of river Ganga and Yamuna. You all know that in Uttar Pradesh, Ganga and Yamuna flows. Uttar Pradesh, often referred to as UP, is a state located in the northern part of India. And we are going to describe about some important places on the bank of the river Ganga and Yamuna. In the first one, in this stream, we are going to study about first city that's name is Varanasi. You know that it is located on the banks of the river Ganga, and it is also regarded as the holy city by Buddhists and Jains, and is the holiest place for the Hindus. It is widely considered the second oldest city in the world after Jerusalem. Do you know about Jerusalem? What is Jerusalem? जेरूसलम की खास बात क्या है बच्चों कि हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे उनका जन्म जेरूसलम में हुआ था। उसके बाद हम काशी और मथुरा को हम काशी, जैसे कि वाराणसी का पुराना नाम काशी है बच्चों, इसके बाद इसका नाम वाराणसी पड़ गया। ठीक है, वाराणसी नाम जो पड़ा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है। उसका ये जो वाराणसी नाम पड़ा, ये पड़ा है वरुण देव के नाम पर। वरुण देव के नाम पर इसका नाम वाराणसी पड़ा है। अभी इसके और भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं, प्रचलित हैं वाराणसी के बारे में। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बताते हैं वाराणसी के कि किस लिए इसका नाम वाराणसी पड़ा, लेकिन जो मैं जानती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, इसकी एक और ख़ास बात है कि इसे बौद्धिस्ट, जैन और हिंदूज़, ये सभी के लिए एक पिलग्रिमेज ही है। जैसा कि आप वाराणसी के बारे में पिक्चर्स देख सकते हो कि इन वाराणसी देयर आर मेनी घाट्स। द फर्स्ट घाट आई एम शोइंग यू, दैट इज़ दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट की सबसे खास बात यह है बच्चों, ये बहुत ही चौड़ा घाट है और बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है। माना जाता है कि यहाँ पर राम और जितने भी देवता और वो थे उन सब का वास माना जाता है, इसीलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट मानते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात है कि इसकी गंगा की जो आरती होती है दशाश्वमेध घाट की, वो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया के लोग दशाश्वमेध घाट पर गंगा की आरती देखने के लिए आया करते हैं। नेक्स्ट घाट आपका है मणिकर्णिका घाट। ये दशाश्वमेध घाट की दूसरी पिक्चर है बच्चों। नेक्स्ट आपका है मणिकर्णिका घाट। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि जो क्रिमेशन होता है हिंदूज़ में, क्रिमेशन मतलब टू बर्न अ बॉडी, तो हिंदुओं में जब किसी व्यक्ति का क्रिमेशन होता है तो मणिकर्णिका घाट सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि पूरे बहुत बड़ा, सबसे बड़ा घाट माना जाता है इसमें, जिसमें इस तरीके का क्रिमेशन होता है। नेक्स्ट वन, अब आप लोग कहोगे ये तो था हिंदुओं का, अब हम चलते हैं बुद्धिस्ट के लिए। बुद्धिस्ट के लिए ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर सारनाथ का स्तूप है। शायद आप लोगों को पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला अध्याय या पहली शिक्षा सारनाथ में ही आकर दी थी। तो उनकी पहली शिक्षा जहाँ पर दी गई थी, उन्होंने उस जगह का नाम था सारनाथ। जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षाओं को फैलाया, उन जगहों पर एक स्तूप बनाया गया। ये सारे स्तूप जितने भी आपको दिखेंगे भारत में, ये सभी अशोका ने बनवाए थे, सम्राट अशोक ने बनवाए थे, ताकि वो बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा फैलाना चाहता था, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैलाना चाहता था। इसलिए आपको पता होगा कि इंडोनेशिया में और क्या कहते हैं, ये जितने भी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं या आइलैंड्स हैं, इन सब जगह पर उसने अपने बेटियों और आने वाली पीढ़ियों को भेजा, ताकि वो सब बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकें और अहिंसा का प्रचार कर सकें और युद्ध को त्याग सकें। ये सारनाथ का स्तूप है। आप में से कई बच्चे यहाँ घूम भी चुके होंगे। ये बहुत ही पुराना और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। इस पर कई बार अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, कई बार मुग़लों ने इसका पर आक्रमण किया, लेकिन ये आज भी उतना ही मजबूत और खड़ा है। नेक्स्ट है आपका ये पार्श्वनाथ टेम्पल। शायद आप लोग पार्श्वनाथ के बारे में नहीं जानते होंगे। इसने, अगर आप लोगों में से कोई बच्चा जैनिज़्म का होगा तो उसे ये बात पता होगी।
जैसे कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, ऑल द 24 तीर्थंकराज, द 24th वन वॉज महावीर जैन, एंड बिफोर महावीर जैन 23rd तीर्थंकरा वॉज अ पार्श्वनाथ। एंड पार्श्वनाथ को माना जाता है कि वो ऐसा भी मानते हैं हमारे हिंदू धर्म के लोग कि पार्श्वनाथ जो थे वो विष्णु भगवान के 9वें अवतार माने जाते हैं। अब पार्श्वनाथ को बहुत लोग परशुराम का रूप भी मानते हैं। बहुत सारी अलग अलग कथाएं हैं इनके बारे में। ये जो पार्श्वनाथ का टेम्पल आप लोग देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ जैन लोगों के लिए ही नहीं बना है, इसमें हिंदू लोग भी पूजा करने जाते हैं। और ये वाराणसी का बहुत ही फेमस टेम्पल है। कहते हैं इसकी खास बात यह है कि जब इसके अंदर आप जाओगे तो आपकी एक अजीब सी शांति मिलेगी। पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अप्रमाद, अस्तेय और सत्य को फैलाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। अहिंसा को उन्होंने बहुत ज़्यादा फैलाने पर जोर दिया। वो जैन धर्म के 23rd तीर्थंकर थे। उनके ही आधार पर ये टाइम टेबल बनाया गया है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सिटी, दैट इज़ लखनऊ. Lucknow is the capital of Uttar Pradesh, and it is very ancient city, you can say, because not only it was established very earlier. It was established a long ago, before Sultan came into India. सुल्तानों के आगमन से पहले ही लखनऊ एक बसा हुआ शहर था। और लखनऊ सिर्फ इसका नाम पहले बच्चों लखनऊ नहीं था, इसका पहले नाम लक्ष्मणपुर था। ये लक्ष्मण के नाम पर इसका नाम लक्ष्मणपुर था, लेकिन जब मुग़ल हमारे देश में आए तो उन्होंने इसका नाम बदलकर लखनऊ रख दिया। अब लखनऊ की क्या खास बात है, पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि लखनऊ की एक खास बात यह है कि इसे सिटी ऑफ नवाब कहते हैं। सिटी ऑफ नवाब इसलिए कहते हैं क्योंकि यह फेमस ही थी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नवाब हुए जो अपनी लेविश लाइफ के लिए जाने जाते थे। जैसे आपने नवाब वाजिद अली शाह का नाम सुना होगा, अवध के नवाब वाजिद अली शाह। कहते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह को जब अंग्रेज पकड़ कर ले जा रहे थे तो उसने भागने से मना कर दिया। जानते हो क्यों? उसका ये कहना था कि उसे जूता पहनाने वाला कोई आएगा तब वो भागेगा। उसकी नवाबी कुछ इस कदर थी, इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि सिटी ऑफ, ये तो अब ये कितनी सच्चाई है वी डोंट नो, बट इन हिस्ट्री इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय सम हिस्टोरियंस। नेक्स्ट वन दैट इज़ गोल्डन सिटी ऑफ ईस्ट। ये पूर्व की गोल्डन सिटी भी कही जाती है। अब आप लोग सोचोगे कि इसको क्या यहाँ पर गोल्ड मिलता था, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा कल्चरल रिच स्टेट है। पहले ज़माने में जब मुग़लों का राज था हमारे देश में, उस वक्त जो वहाँ के लोग हुआ करते थे, जो पर्शिया के लोग होते थे या अफ़गान के लोग होते थे, वो हमारी इंडिया को पूर्व में मानते थे, मतलब ईस्ट में मानते थे। और उनको लगता था कि लखनऊ जो है वो वहाँ के कल्चर का सेंटर है, इसलिए उन लोगों ने इसका नाम गोल्डन सिटी ऑफ द ईस्ट रखा। ये इंडिया में नहीं रखा गया ये नाम वहाँ के लोगों ने रखा, मतलब वेस्टर्न एशिया के लोगों ने इस सिटी का नाम गोल्डन सिटी ऑफ ईस्ट रखा। कई लोग इसे सिराज हिंद भी कहते हैं। सिराज हिंद मतलब कि सिराज का मतलब होता है कि किसी चीज़ का ऊपर ताज होना, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव होना। तो ये हिंद मतलब हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है उनके हिसाब से। सो एंड कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ इंडिया। अब ये एक लाइन आपके बुक में और लिखी हुई है, क्या कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ इंडिया। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉन्स्टेंटिनोपल क्या चीज़ है। कॉन्स्टेंटिनोपल पहले ज़माने में बच्चों, जब मेडिवल पीरियड चल रहा था, मेडिवल पीरियड मतलब जब आप कह सकते हो कि 18 to 13th सेंचुरी का समय चल रहा था, उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल एक ऐसा प्लेस था यूरोप में जहाँ पर जो कि कल्चर का केंद्र माना जाता था, मतलब कि कल्चरल डेवलपमेंट का। और वहाँ पर बहुत सारे आर्टिशंस और बहुत सारे कलाकार, ये सारे लोग वहाँ पर रहा करते थे। तो वो सबका क्या था, गढ़ था कॉन्स्टेंटिनोपल। इसलिए जब इंडिया में लोग आए, इंडिया में जब वहाँ से इंडिया में लोग आए, हमारे इंडिया में लोग आए, तो उनको लगा कि ये तो कल्चर का बिल्कुल क्या है, भंडार है। लखनऊ में आपको हर तरीके के कलाकार मिल जाएंगे, काम करने वाले, कताई बुनाई करने वाले, और डांस, सॉन्ग्स and different kind of cultures of songs, different type of culture of dances. So it was the center of the culture and the artisans. That's why it was called the Constantinople of India. One more reason
of the Lucknow that it is called. The first thing I would like tell to you about this later. फर्स्ट वन दैट इज़ बड़ा इमाम बाड़ा. लखनऊ में आपको एक बहुत बड़ी अच्छी प्लेस मिलेगी, बड़ा इमाम बाड़ा. इसको भी सुल्तानों ने ही बनवाया था. इसके बाद ये है आपका छोटा इमाम बाड़ा. ये बिल्कुल मस्जिद की तरह है. वैसे लोग इसे घूमने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर मत्था भी टेकते हैं. नेक्स्ट है आपका, ये है रूमी दरवाज़ा. ये बहुत ही फ़ाइन, इसकी बनावट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से बहुत सारे लोग इसे भी कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ इंडिया की वजह से इस दरवाजे, रूमी दरवाजे को ही कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ इंडिया के नाम का रियल रीज़न मानते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि लखनऊ को कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर रूमी दरवाज़ा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एक्सिक्यूटिवली मैनर में डिज़ाइन किया गया है. नेक्स्ट सिटी इज़ प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था. आप सभी लोग जानते होंगे, हम सभी लोग प्रयागराज में ही रह रहे हैं. प्रयागराज किस लिए जाना जाता है? ये संगम नगरी के नाम से जाना जाता है. संगम नगरी, संगम इट मीन्स द मिक्सचर ऑफ 3 rivers, गंगा, जमुना एंड सरस्वती. So that's why it is called त्रिवेणी संगम also. So जब पुराना नाम इसका जो बच्चों प्रयागराज ही था, इसका नाम अलग से नहीं रखा गया है. प्रयागराज जब बहुत पहले, बहुत पहले जब हम वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो यू विल सी दैट इट्स रियल नेम इज़ प्रयागराज. But after some time, after the coming of Mughals, it's named as Allahabad. Why it was named as Allahabad? जब अकबर यहाँ आया था तो अकबर का एक किला भी आप लोग देखोगे यहाँ पर, बहुत सुंदर अकबर का किला है. इसमें शायद आपकी पिक्चर नहीं है, बट यू मस्ट हैव सीन द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद. सो जो ये इलाहाबाद का फोर्ट है, ये जो अकबर ने बनवाया था, इसमें उसने यहाँ पर एक नए धर्म की शुरुआत करी थी जिसका नाम था दीन-ए-इलाही. उस दीन-ए-इलाही जो नए धर्म की शुरुआत अकबर ने करी थी, उसके नाम पर इसका नाम इलाहाबाद रख दिया गया. नेक्स्ट है आपका, इलाहाबाद में और कौन कौन सी जगह है, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में. पहला है इसका सबसे जो मेन अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो है आपका त्रिवेणी संगम. दिस साइड द ग्रीन वाटर इज़ कमिंग, दैट इज़ गंगा, and the brown water is coming, that is Yamuna, and it looks like that. People generally come to see the mingling of the two colors of the different waters of Ganga and Yamuna. The next thing, that is evening of Prayagraj, that is very gracious. You know that it is immensely powerful to attract the tourists of the world to see the evening of Prayagraj. You can see the people of Prayagraj walking around the Sangam to see the sunset of Prayagraj. Next, that is Kumbh Mela. Kumbh Mela, you know that it is very important to know that only 4 places of India has that the grace to organize Kumbh Mela, because only the four places are there, like Prayagraj, Haridwar, Ujjain, and one more is Dwarikapuri, I think. So these are 4 places where the Kumbh Mela is organized after every 6 years. Just like that, in Kumbh Mela last in 2019, it was organized in Prayagraj, and it was so gracious that millions of people have participated in Kumbh Mela. And you know that what is the main attraction of Kumbh Mela? The main attraction of Kumbh Mela is that different akharas and different sadhus and most of the beautiful cultural people come to sell their things, and different cultural toys, the handicrafts products are sold in this Mela. So it is very important in the respect of economic development, and one more thing, that is the tourist development. So both of the things are important in Prayagraj. So next, let's talk about Agra. Agra is
at the bank of Yamuna river. And you know that यहाँ की खास बात ये है बच्चों कि यहाँ का जो यमुना का पानी है इसको हम लोग ब्लू यमुना भी कहते हैं। यहाँ का यमुना का पानी बिल्कुल ब्लू दिखता है। मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा है, पर मैंने ताजमहल देखा है, वहाँ का पानी मुझे तो ब्लू नहीं दिखा, लेकिन ऐसा लोग मानते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू आल्सो। नेक्स्ट इज दैट ताजमहल। ताजमहल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट। पूरी दुनिया में ताजमहल मशहूर है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। इसकी एक और ख़ास बात है, पूरा वाइट संगमरमर का बना हुआ है। वाइट मार्बल का बने होने की वजह से ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा क्या कर लिया गया है, अपने उसमें अंडर में कर लिया गया है। अब इसकी देखभाल भारत सरकार नहीं बल्कि यूनेस्को करती है। तो आगरा किसी तरीके से अपना परचम जो है वो पूरी दुनिया में फैला रहा है। दूसरी एक और ख़ास बात है कि ये उत्तर प्रदेश का चौथा मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी भी है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ की। आगरा की एक और ख़ास बात है बच्चों, ये कोई नया शहर नहीं है। कई हजारों साल पहले, कई लाखों वर्षों पूर्व जब महाभारत हुआ था हमारे देश में, उस वक्त भी आगरा का जिक्र हमारे शास्त्रों और वेदों में मिलता है। वहाँ की नदी के बारे में, वहाँ की धरती के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। इसका मतलब आगरा बहुत पहले ही इस्टेब्लिश कर दिया गया था। आज आगरा तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ताजमहल या फिर कह सकते हो कि अपने पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन आगरा महाभारत काल में राजाओं का गढ़ हुआ करता था। यमुना नदी इस एरिया को सिंचित करती थी। दैट द कल्टिवेटेड लैंड वॉज यूज्ड फॉर द कल्टिवेशन एंड द एग्रीकल्चर एंड द all the suburb areas were provided the cereals, the production of agriculture through Agra. So that's why the Agra was very important. So some important things are also there, like Agra Fort. You can see Agra Fort और ताजमहल बिल्कुल अगल बगल है बच्चों, एकदम जस्ट सटे हुए हैं। आप आगरा फोर्ट से ताजमहल को देख सकते हो और ताजमहल को से आगरा फोर्ट को देख सकते हो, दोनों एक ही रोड पर पड़ते हैं। और एक और ख़ास बात है कि आगरा फोर्ट की जस्ट सामने ताजमहल बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न था। ऐसा माना जाता है कि राजा शाहजहाँ ने इस जब ताजमहल को बनवाया था मुमताज़ महल की याद में, तो उन्होंने उसे ठीक सामने देखने के लिए बनाया था। तो आगरा फोर्ट की जो भी घरौंदा है, मतलब जो भी आपके विंडोज़ आपको दिखाई देंगे, वहाँ से आपको ताजमहल एकदम ठीक सामने दिखाई देगा। छोटे से छोटा छेद भी आपको ताजमहल दिखा सकता है। कहते हैं जब शाहजहाँ को बंदी बनाकर औरंगजेब ने जेल के अंदर डाल दिया, तो उस जेल से एक छोटा सा छेद था जहाँ से वो ताजमहल को देख सकता था। तो उस औरंगजेब ने उसे यही सजा दी अपने पिता को कि वो वहीं से बैठकर ताजमहल को निहारे। तो कुछ ऐसी ही कहानी है आगरा फोर्ट की। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट द फतेहपुर सिकरी। इट इज़ ऑल्सो द बैंक ऑफ एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर। So first I would like to tell the historical importance of Fatehpur Sikri. The historical palace was constructed by the Mughal Emperor Akbar. It served as the empire's capital from 1571 until 1585. अकबर ने 1571 से लेकर 1585 तक जब तक राज किया, तब तक फतेहपुर सिकरी को ही उसने अपनी राजधानी बनाया था। सो अकबर के काल में फतेहपुर सिकरी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। बहुत सारे आर्टिशंस, बहुत सारे लोग, और कह सकते हो कि राज कार्य का सारा काम फतेहपुर सिकरी से ही हुआ करता था। तो इसने कम से कम 15 साल लिया अपने आप को बिल्ड करने बनने में। एंड इट वॉज अबैंडन्ड आफ्टर ओनली 14 ईयर्स बिकॉज द वाटर सप्लाई वॉज अनेबल टू सस्टेन द ग्रोइंग पॉपुलेशन। लेकिन पानी की कमी की वजह से धीमे धीमे फतेहपुर सिकरी को राजधानी भारत से हटाने के बाद लखनऊ को वहाँ की राजधानी बनाना पड़ा, या आगरा को वहाँ की राजधानी बनाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती गई। दैट्स वाई। एंड नेक्स्ट वन दैट इज़, अब तो फतेहपुर सिकरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसकी एक और ख़ास बात है, यहाँ का बुलंद दरवाज़ा। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, इसको बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। इसकी लंबाई कई फीट ऊँची है और बहुत सारे लोग, ये एक तरीके का टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यू कैन गो टू विज़िट बुलंद दरवाज़ा। नाउ वी विल टॉक अबाउट कानपुर।
Kanpur, that is the economic and industrial town of Uttar Pradesh, and it is famous for its leather. You know that the leather factories, a lot of leather factories are established in Kanpur, and it is also known as the leather city of the world and the economic capital of Uttar Pradesh. You know that the leather factory, इसीलिए बच्चों तुम लोग को भी पता होगा कि लेदर फैक्ट्री होने की वजह से कानपुर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बूचर खाने भी हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लॉटर हाउस है, जहाँ पर जानवरों को मारकर उनकी चमड़ी प्राप्त करी जाती है. इसकी वजह से यहाँ पर गंगा जी का पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है. लेकिन अब तो धीमे धीमे ये उद्योग बंद होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जो चमड़े का उत्पादन है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में सरकारें जो भी आई उन्होंने जानवरों पर कम से कम अत्याचार करने के वजह से अब इन लेदर फैक्ट्रीज़ को कम से कम उत्पादन के लिए मजबूर कर दिया है और जानवरों की मौत पर रोक लगा दी है. बहुत सारे लोग इन्हीं लेदर फैक्ट्री में लेदर बनाने के नाम पर, मतलब इन द नेम ऑफ मेकिंग द लेदर फ्रॉम द बफेलोज एंड from the skin of other animals, they were also वो लोग कुछ ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे थे लेदर्स की, like the skin of the tiger, like the skin of the lion, skin of python. So इनकी स्किन्स की वहाँ पर बहुत ज़्यादा तस्करी होती थी, इसलिए धीमे धीमे सरकार ने बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया. अब तो बहुत ही कम लेदर फैक्ट्रीज ही कानपुर में रह गई हैं, लेकिन फिर भी आज भी आप लोग जाएंगे तो आपको कानपुर में बहुत सारी लेदर फैक्ट्रीज मिल जाएंगी. दिस इज़ ऑल्सो द पिक्चर ऑफ द इनसाइड पार्ट ऑफ द लेदर फैक्ट्री. यू कैन सी दैट द लेदर आर बीइंग ड्राइड. नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कुशीनगर. कुशीनगर इज़ टोटली a religious city for Buddhist people. You know that Kushinagar is not only a Buddhist place. Actually, it is a very important pilgrimage for the Buddhist people. Why? Because it is known that Kushinagar was the place where Buddha, it means Mahatma Buddha, got its nirvana. What is the meaning of nirvana? Nirvana means the salvation, moksha. You know that in Hindi it is called moksha. Moksha, you know, the mingling of the Atma within Paramatma, that is called the salvation. मोक्ष में हमारे यहाँ मानते हैं कि जब हमारा जीवन एक आत्मा पर ही चल रहा है, हमारी आत्मा हमारे देह में रहती है, जब तक हमारी आत्मा हमारे देह में रहती है तब तक हम जीवित रहते हैं. हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर चली जाती है, मृत्यु के पश्चात तो वो परमात्मा में विलीन हो जाती है. इसी को हम निर्वाण बोलते हैं. तो गौतम बुद्ध ने जहाँ पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था, या जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, उस जगह का नाम है कुशीनगर. बहुत ही पुराना और कह सकते हो बहुत ही पुराना प्लेस है. बच्चों ये पिक्चर जो आप देख रहे हो ये जापानीज़ टेम्पल है. जापानीज़ टेम्पल क्या है? ये जापानीज़ स्टाइल में बनाया गया टेम्पल है. बहुत सारे जापानीज़ जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं वो यहाँ पर आकर पूजा अर्चना किया करते हैं और इसे पिलग्रिमेज की तरह मानते हैं. नेक्स्ट वन इट इज़ अबाउट, you can see in the Japanese temple, this is the idol of Mahatma Buddha that is in the state of lying. It looks like that somebody is sleeping. So people has made this kind of idol to show that Mahatma Buddha attained his salvation. Okay. You can see there is a Buddhist is sitting beside the idol of Mahatma Buddha. So the next one, the last point is given in your book, that K.C. Sakalani of Mathura, UP has written a Hindi book of poetry of 128 poems titled Ekaksuri, in which each first line of a poem start with first alphabet of Hindi. Similarly, each second line of each poem starts with the second alphabet of Hindi. The Hindi alphabets are used in the same order as they are in the Hindi Varnamala. तो यहाँ पर जो केसी सकलानी, उन्होंने एकाक्षरी नाम की 128 पोएम्स की एक बुक लिखी है पूरी, जिसकी सबसे खास बात यह है कि उसकी हर पोएम जो है वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट के, हिंदी के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है. फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है आपका? क.
तो सारी कविताएं क से ही स्टार्ट हुई हैं और दूसरी लाइन जो है वो ख से स्टार्ट हुई है। तो ये पूरी किताब में आपको 128 जितनी भी पोएम्स हैं उन सब में आपको सेम टाइप की स्टाइल मिलेगी। तो ये एक तरीके का फैक्ट है, you should know about it. So this chapter has been completed. Thank you.